हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का आज हमारा पहला दिन है, तो मैं दो बड़ी बातें आपसे शुरू में कहना चाहता हूं। एक तो ये कि सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को 100% से भी ज्यादा रिस्पेक्ट आपने देनी है। हालांकि ये सच है कि कोई जीएसटी इंस्टीट्यूट भारतीय संसद ने खाली सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ी बनाई। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी तो भारत में जो बने वो तो सबके एक जैसे हैं। लेकिन अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे अपने स्टडी मटेरियल का तो वो बाकियों से थोड़ा अलग है। तो सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले कि मैं कुछ भी लिखूं और आप कुछ भी नोट करें, कि हम हमारी पढ़ाई को वैसे ही स्ट्रक्चर करेंगे जैसे स्टडी मटेरियल है। उदाहरण के लिए सप्लाई का जानते होंगे आप, सेक्शन 7 है जिसके अंदर बताया गया है कि क्या सप्लाई है क्या नहीं है, जीएसटी किस पे लगता है किस पे नहीं लगता। वो हमारे चैप्टर नंबर 1.1 में है। लेकिन उसके अंदर के पॉइंट्स के फर्दर एनालिसिस विद केसेस, विद इलस्ट्रेशंस, विद एग्जांपल्स, विद क्वेश्चंस, विद आंसर्स 1.2 में है। तो क्या हो गया, हम भी 2 बार कर लेंगे। यानी कि पहली शिक्षा जो आप सब ने आज लेनी है पहली मुलाकात में, वो ये कि जैसे जैसे सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आगे बढ़ता है, हम अपने बैच को भी उसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे ताकि बालकों के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। इतिहास गवाह रहा है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चरिंग करके क्लासेस करवाई। बच्चों को क्या पहले समझ आना चाहिए, क्या उसके बाद समझ आना चाहिए, हिसाब से बहुत टॉपिक्स अरेंज करे। लेकिन हमेशा बालकों को ये शिकायत रहती है कि वो इंस्टीट्यूट की किताब से मैचिंग बिठाते वक्त सोचते हैं कि उन्हें मैच करना पड़ रहा है कि भाई कौन सा टॉपिक कहां है। तो आज से हमें कसम खाएंगे कि जैसे जैसे सीएमए इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर करेगा हम भी वैसे ही स्ट्रक्चर करेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ मेरा है, किस प्रकार से करना है और कैसे करना है वो आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पन्ने पलटे ना पलटे, उसे छुए ना छुए, उसे पढ़े ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो क्लास में करेंगे बस उससे ही आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये भी कह सकते हैं कि सबसे अच्छे आएंगे। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि हम अपना सब्जेक्ट शुरू करें, इससे पहले कि हम कुछ भी पढ़ें, 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला कि हम स्टडी मटेरियल को मोर देन 100% रिस्पेक्ट देंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि वो है ये कि हम कभी भी, हम मतलब आप भी और मैं भी, परफेक्शन से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है कि सपोज करिए कि आप घर पर बैठकर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल जब आप सॉल्व कर रहे थे तो 2 बार आपको झांकना पड़ा किताब में। आपने क्वेश्चन करते वक्त महसूस किया कि हाँ अच्छा है, सही है सब कुछ, लेकिन थोड़ा 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 और समझते हैं इसको। तो आपने फिर दोबारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, फिर तीसरी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा, तो अपने आप परफेक्शन आ जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे, आज पहले दिन पेपर 19 की क्लासों के पहले दिन, इससे पहले कि आप भटकें, कि आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है और परफेक्शन पर कम। प्रैक्टिस से नंबर आते हैं, पढ़ने से नंबर नहीं आते। अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी आपने, तो वो आप भूल जाएंगे। आज तो खैर पहला दिन है, कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जिस पर कैलकुलेटर आपका चल पाए, लेकिन प्लीज मेरी बात समझिएगा कि आज तो जो हम लिखेंगे लिखेंगे, पहली मुलाकात है, लेकिन हमेशा हर मुलाकात में हम कुछ लिखेंगे और कुछ सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊं वो क्लास में करेंगे, और जो मैं आपको कहूं कि अब आप घर पर प्रैक्टिस करिए वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा अपने आप। तो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत एक बार फिर से आज की इस मुलाकात में। वी आर नाउ स्टार्टिंग फ्रेश बैच ऑफ सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल। आइए सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले नया नोटबुक अपना तैयार रखिए, अपने पेन को तैयार रखिए और मेरे साथ साथ लिखिए। सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का आज पहला दिन है और हम 100% बैच लिख लिख कर करेंगे। ऑब्वियसली वील राइट द कॉन्सेप्ट नॉट द क्वेश्चंस। तो आज तो खैर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, लेकिन अगली मुलाकात से हम हर कॉन्सेप्ट को हाथों हाथ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे और घर पर प्रैक्टिस के लिए वी विल गिव यू क्वेश्चंस विच यू विल प्रैक्टिस एट होम आफ्टर एवरी क्लास। कृपया इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा बिना कुछ सोचे विचारे, तो बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आकाश से, धरती से, पाताल से कहीं से सवाल पूछ ले आपसे सीएम इंस्टीट्यूट, आपको आता होगा। बस हम सीरियल नंबर चेंज नहीं करेंगे, हम सीरियल नंबर सीएम इंस्टीट्यूट वाला फॉलो करेंगे। उसके अंदर का कंटेंट आप मुझ पर छोड़िए। जब मैं कहूं कि चैप्टर नंबर 1.1 फिनिश, तो समझ लीजिए फिनिश। फिर आप पलट कर देख सकते हैं। कभी आपका दिल करे मैच करने का कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एज पर स्टडी मैट है कि नहीं, वो एज पर सीएमए है कि नहीं, तो जब तक कोई चैप्टर चल रहा हो तब तक तो आप मेरे हिसाब से चलने दीजिएगा। जब वो अंत हो जाए तब आप पन्ने पलट के देख सकते हैं कि कलकत्ता ने क्या कहा था और हमने क्या किया। सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे सिलेबस कंटेंट। सिलेबस कंटेंट, सिलेबस कंटेंट। अच्छा, जो सिलेबस कंटेंट है आप सब जानते ही हैं, ये पूरा सिलेबस इस समय मैं प्रिंट आउट लाया हूं अपने सामने। हमारे इस सिलेबस में आप सब जानते होंगे जीएसटी भी है, कस्टम भी है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्स को 3 टुकड़ों में नहीं बांटा है, सिर्फ 2 ही टुकड़ों में ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो समाया हुआ है। सबसे पहला आपको नजर आएगा, सबसे पहला पार्ट ए जो है वो है जीएसटी और ये 70 मार्क्स का है। और पार्ट बी जो है उसको हम कह सकते हैं कस्टम प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये हमारा 30 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझेंगे कृपया। वी हैव 2 डिफरेंट पार्ट्स इन द सिलेबस, 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। ये जो 70 मार्क्स की जीएसटी है दोस्तों, वो मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 17 तक है। मॉड्यूल 1 मतलब, अरे वो आप जानते हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट ने इस सिलेबस में सिलेबस 2022 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें चैप्टर्स को चैप्टर नहीं कहते ये लोग, चैप्टर को बोलते हैं मॉड्यूल। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक हमारा क्या है बताइए, जीएसटी। और हमारा चैप्टर नंबर 18 से लेकर 27 तक, 18 से लेकर 27 तक दोस्तों कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर हो गई जी बात। मैं बहुत क्या कहते हैं उसे, भरोसे से ये कह सकता हूं कि आप ये मानेंगे कि ये बिगड़ जाता है कई बार। देखिए सीएमए इंस्टीट्यूट ऊपर से आपका फाइनल, तो आप लोगों को तो सरप्राइजेस के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। एक बार ऐसा हो चुका है कि कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आए ही नहीं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो खैर हमेशा आती है, लेकिन हाँ कस्टम आया ही नहीं। लोग ढूंढ रहे थे कस्टम का क्वेश्चन कहीं छिपा हुआ तो नहीं है। तो सरप्राइजेस कभी भी हो सकते हैं। अगर आप पास्ट ट्रेंड देखें, वैसे मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं एग्जाम्पल बता रहा था। ये जो बेसिक का चैप्टर है, सप्लाई का पहला चैप्टर, जानते हैं आप पेपर में पिछली बार 35 नंबर का आया। सोचिए आप, आदमी देखकर हैरान रह जाए कि सप्लाई अंडर जीएसटी तो एक बेसिक चीज है जो इंटरमीडिएट के लेवल की है। सोचिए वो 35 नंबर में कैसे आ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो टॉपिक आपके एग्जाम में, फाइनल के एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं, वो है सप्लाई, दैट मींस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी रिटर्न। मैं पूरी 10 सालों की टेबल लाया हूं दोस्तों। आप विश्वास करिए कि ये 3 टॉपिक हमेशा आते हैं। इसका मतलब ही नहीं कि हम बाकी पढ़ेंगे नहीं, हम तो इंस्टीट्यूट के इंडेक्स के मुताबिक एक एक करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ना कुछ छोड़ेंगे
न कुछ छोड़ने देंगे अपने आप को। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बताया कि 70 नंबर की जीएसटी है, लेकिन हमें 70 शब्द पर ध्यान नहीं देना है, जितनी है उतनी पढ़नी है। 30 नंबर का कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, लेकिन दोस्तों धक्का लग सकता है अगर इंस्टीट्यूट के पेपर में किसी दिन कस्टम अकेला 35 का आ गया तो आप कहोगे, लड़ने लगोगे, अरे तुमने तो 30 का बोला था, 35 का कैसे पूछ लिया। क्लियर हो गई जी बात, आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। पेपर के पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। आप सब जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में 15 और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन हम फाइनल में हैं दोस्तों। ऊपर से हम टैक्स के सब्जेक्ट में। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बच्चा ये सोच कर देखता है कि अरे वाह ये तो मैं कर ही डालूंगा, तब उसे लगता है कि अच्छा ये सीए में है। मैं डरा नहीं रहा, मैं ये आपको आईना दिखाना चाहता हूं कि हम इनडायरेक्ट टैक्स को गंभीरता से एनालिसिस के साथ पढ़ें। चैप्टर तो वही रहेंगे ना, टाइम ऑफ सप्लाई तो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, वैल्यूएशन तो वैल्यूएशन रहेगा, जीएसटी रिटर्न तो जीएसटी रिटर्न रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि भारतीय संसद ने जब रूल बनाए होंगे तो कहा होगा ये टाइम ऑफ सप्लाई हम इंटर के लिए बना रहे हैं, ये टाइम ऑफ सप्लाई हम फाइनल के लिए बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके अंदर के क्वेश्चंस, उसके अंदर के सवाल, उसके अंदर की वर्कशीट्स, उसके अंदर की एक्सरसाइजेस, वो देखिए आप, लाजवाब महसूस होगा आपको। बस भरोसा ही भजन है, यह आपको ध्यान रखना होगा। मैंने जैसा पहले कहा कि आज हम केवल शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा, और आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जो क्वेश्चन मैं कहूं वो घर पे फिर आप ट्राई करें। ठीक है, तो बस इसी प्रकार हम अपने सिलेबस को शुरू करते हैं। चलिए, पार्ट ए जीएसटी 70 मार्क्स, मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 17। तो हम जीएसटी को शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे मॉड्यूल नंबर 1। इसका नाम है, मॉड्यूल नंबर 1 का नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी और रिफ्रेशर। अब इस मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल नंबर 1 जो है 5 अलग अलग चीजें हैं, उसका इंडेक्स में लिखवा दूं आपको। जैसा कि मैंने बताया, समझाने का तरीका मेरा, समझाने का कंटेंट मेरा, खाली हेडिंग्स, सीरियल नंबर, टॉपिक वो हम इंस्टीट्यूट की किताब से उठा रहे हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी आ रिफ्रेशर, इंस्टीट्यूट की किताब में हालांकि रिफ्रेश शब्द लिखा है, मैं रिफ्रेशर शब्द लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए। इसके अंदर दोस्तों 5 हिस्से हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर 1.1 है इंट्रोडक्शन। ये हम प्रयास करेंगे, शायद आज पूरा हो जाए, हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो जैसा ईश्वर कहे वैसा। 1.2 केस स्टडीज एंड इलस्ट्रेशंस, केस स्टडीज एंड इलस्ट्रेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई। यहां आपका बहुत दिल लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया ना, मैं आपको ट्रीटमेंट समझाऊंगा, तो यहां पर ना बहुत सारे ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडी, ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने बहुत प्यार से संजोया है आपके लिए इंडेक्स को। इसमें जितने टॉपिक सीएम इंस्टीट्यूट ने अपनी किताब में दिए हैं, उसको मैंने 1.2 एबीसीडी करके अलग अलग बहुत लंबी बढ़िया प्यारी लिस्ट बनाई है आपके लिए। विल स्टडी दैट। तीसरा हिस्सा है नोटिफिकेशंस ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नोटिफिकेशंस ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इसके अंदर हम सारी एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे। वन 1.4 है इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स फॉर क्लैरिफिकेशंस। ये क्या होता है?
इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स फॉर क्लैरिफिकेशन। क्या होता है, जैसे जीएसटी रेट की जो लिस्ट होती है उसमें एक जगह लिखा था सलवार सूट का रेट। एक लेडीज वियर गारमेंट है ना सलवार सूट, तो उसका रेट लिखा था जी 5% लगेगा। अब उसमें कलेश ये हुआ कि साहब वो अनस्टिच्ड सलवार सूट है कि स्टिच्ड सलवार सूट है। तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है एक, आप जानते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, उसने सर्कुलर जारी करा के जी सिला हुआ होगा तो ये परसेंटेज है, बिना सिला हुआ होगा तो ये परसेंटेज। मेरा कहने का मतलब है कि भारत सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है सीबीआईसी, वो समय समय पर सर्कुलर जारी करता है, समय समय पर क्लैरिफिकेशंस देता है, और एक नन्हे नन्हे क्लैरिफिकेशन के ऊपर 7-7 नंबर के सवाल पूछते हैं ये बदमाश आपसे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, मेरे पास किताब है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप महसूस करेंगे कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीएमए के फाइनल में। यस, मतलब आप सोचिए कि डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट के साथ बाल्टी बिक रही है, ये क्वेश्चन सीएमए के इंटर में पूछा जाता है, फाइनल में भी आया हुआ है। मैं खेल विरोध में नहीं पढ़ रहा, सीएमए इंस्टीट्यूट समझदार लोग हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि कभी कभी बेसिक्स चीजें हम भूल जाते हैं पेपर में, फंडामेंटल्स कभी कभी हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं कई बार बच्चा सीएमए क्लियर करने के बाद उससे इंटरव्यू में पहला सवाल पूछा जाए कि साहब आपने सीएमए क्यों करी, कितना प्यारा सवाल है, बेसिक। हम फंबल हो जाते हैं जवाब कैसे दें, क्योंकि हम तैयार करके क्या आए थे, मार्जिनल कॉस्टिंग के फार्मूले। समझे आप मैं उदाहरण क्या समझा रहा हूं, कि सप्लाई के चैप्टर के अंदर छोटी पिन पॉइंट बराबर भी बात होगी तो हमें उस पर चर्चा भी करनी है, उस पर इलस्ट्रेशंस भी करने हैं, उस पर केसेस भी पढ़ने हैं। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जो एक छोटा सा टॉपिक आप छोड़ के जाओगे ना, उसी पे एक बढ़िया सा एमसीक्यू दिखेगा आपको। तो बहरहाल कोई रिस्क अपने को नहीं लेना। 1.5 क्या है, एनालिसिस ऑफ की एडवांस रूलिंग। एनालिसिस ऑफ की एडवांस रूलिंग्स। ठीक है जी, ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। इसमें आप जानते होंगे सबसे बड़ा ये है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, आज सप्लाई के बहुत सारे एस्पेक्ट समझाए जाएंगे, तो पहले वो समझाए जाएंगे फिर वो कराए जाएंगे। सो एनीवेज कोई बात नहीं। सो वील सी दीज 5 थिंग्स टुडे, आई मीन ऑन टुडे ऑनवर्ड्स। ये 5 चीजें हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मॉड्यूल नंबर 1.1। ये हम यहां से आज अपने बैच की शुरुआत करेंगे। मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन। मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन। और एक बात और बता दूं आपको कि सीएमए फाइनल में सिलेबस नाम की चीज वैसे होनी नहीं चाहिए, कम से कम जीएसटी और इनकम टैक्स में। कभी इनकम टैक्स का पेपर आपने देखा है? पांचों हेड, जो बेसिक 5 हेड हैं, जो सीएमए फाइनल के कोर्स में इनकम टैक्स में डीटी में नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आता है। कभी नहीं तो सैलरी पूछ लेता है, कभी डेप्रिसिएशन पीजीवीपी का पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि बिना उस 5 हेड को आए आप डीटी कैसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार बता रहा हूं दोस्तों, जीएसटी में तुम एग्जाम में ये नहीं कह सकते कि साहब फलानी चीज तो इंटर में थी, फाइनल में क्यों आ रही है पेपर में, या फलानी चीज तो इतनी बेसिक है, फाइनल में क्यों आ रही है। और टीचर ये नहीं कह सकता कि ये तो तुम इंटर में पढ़कर आए होगे। हमको सब कुछ तैयार करके जाना है। मैं स्टडी मटेरियल के इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूं, तो याद रखिएगा, ये हो सकता है कि कोई चीज पहले कोई चीज बाद में हो, बट आप जब मैं बोलूं मॉड्यूल नंबर 1.1 खत्म, तब आप पन्ना पलट के देखिएगा इंस्टीट्यूट की किताब का कि मैंने सब कुछ करा दिया कि नहीं। कलयुग है भैया, भरोसा करने लायक जीवन है नहीं, है ना। तो जब मैं कहूं चैप्टर फिनिश, तो पन्ने पलट के देख लेना कलकत्ता की किताब का कि फिनिश हुआ नहीं। वैसे तो कलकत्ता वाले भी अब कलकत्ता वाले रहे नहीं, अब तो वो भी दिल्ली वाले हो गए। चलिए, स्वागत आप सबका एक बार फिर आज की मुलाकात में। मॉड्यूल नंबर 1.1, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर टोटल 4 चीजें इन्होंने बताई हैं, 4 कंटेंट हैं, केवल आप देख लीजिए। एक है डुअल जीएसटी मॉडल,
एक है डुअल जीएसटी मॉडल, दूसरा है दोस्तों यूटी जीएसटी। पता नहीं विशेष फोकस में यूटी जीएसटी लिख रखा बदमाशों ने। तीसरा है जीएसटी काउंसिल, और चौथा है दोस्तों ये टैक्सेबल इवेंट। हाँ जी, सीएमए इंस्टीट्यूट के पहले चैप्टर के पहले हिस्से में यानी 1.1 के अंदर अगर आप पलट के देखेंगे तो कुल मिला के बस आपको ये 4 चीजें मिलेंगी। हम एक एक करके इनको समझते हैं और आप सब आज की क्लास में देखो, मैं माफी चाहता हूं, आपको ये महसूस हो सकता है, आज की क्लास में आपको ये महसूस हो सकता है कि बताओ हैं ये तो आता था हमें। अरे यार, आता तो सबको सब कुछ है, आता तो सबको सब कुछ है, पेपर में नंबर काहे नहीं आते? क्योंकि हम अपने गुमान में रहते हैं ये तो हमें आता है, पेपर में क्यों नहीं आता है फिर? ठीक है, फोकस। चलिए, पहली हेडिंग डुअल जीएसटी मॉडल। सीएमए इंस्टीट्यूट की फाइनल की जीएसटी में पहला कॉन्सेप्ट है डुअल जीएसटी मॉडल। देखिए, आपको अगर ये पढ़ने का दिल करे व्हाट इज जीएसटी, और आप मुझसे उम्मीद करेंगे मैं आपको डेफिनेशन लिखकर दिखाऊंगा, जीएसटी रेफर्स टू अ टैक्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज वन नेशन वन टैक्स, फीचर्स ऑफ जीएसटी आर एज फॉलोज, तो मैं वो फिलहाल तो नहीं कर सकता। यदि आपको जरा सा भी लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो बेसिक्स की है लेकिन आपको नहीं आती, आप मुझे बताइए, मैं पढ़ा दूंगा, पहले दिन उसकी जरूरत नहीं है। जीएसटी लोकसभा में सर कब पास हुई, राज्यसभा में कब पास हुई, माननीय राष्ट्रपति ने उस पर कब सिग्नेचर करे, हम एक अलग से फोल्डर बना देंगे आपकी क्लासेस में मिसलेनियस का, उसमें मैं आपको ये सब बातें करा दूंगा। लेकिन भैया, हमको फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स में मोटे नंबर चाहिए, 80-90, और वो तभी आएंगे जब आप मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान से चलेंगे, है ना। कभी कभी फंडामेंटल के चक्कर में हम फालतू के फंडामेंटल पढ़ रहे होते हैं, वो तो तुम भी पढ़ लोगे, लोकसभा में इस तारीख को आया, राज्यसभा में, मैं ही क्या करूंगा, वो देखेंगे मिसलेनियस में। फिलहाल आप आनंद लाएं, यहां पर पानी की बोतल आपके पास रखी हो, 2 घूंट पी लीजिए, पेन आपका हो तो उसे रख दीजिए, अभी कुछ नहीं नोट करना, और कुर्सी पे बैठे हो तो रिलैक्स होकर अपनी बैक को रेस्ट दीजिए और आंखों में चमक लाकर मेरी बात सुनिए। ये क्या है डुअल जीएसटी मॉडल? डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन में जीएसटी के 2 टुकड़े होते हैं। पहले भी हुआ करते होंगे जब पुराना इनडायरेक्ट टैक्स था। पहले जब माल बनता था दोस्तों तो एक ड्यूटी लगती थी एक्साइज। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, मैं मानता हूं आपको तो सब पढ़ रखा है आपने, आप लोग इंटर में पढ़ कर आए होंगे, आप लोग चैंपियन लोग हैं, आपके आगे तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, आप तो स्टाइलिश लोग हैं। ईमानदारी से मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं पहले पुराने जमाने में माल जब बनता था दोस्तों तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कुछ आइटम्स हैं जैसे शराब, उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन बाकी नॉर्मल आइटम्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। केंद्र सरकार माल के उत्पादन पर कर लेती थी, उसको बोलते थे उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। फिर क्या हुआ, वो माल जब बना है दोस्तों तो कहीं तो बिकेगा, तो जब वो बिकता था उस पर वैल्यू एडिड टैक्स लगता था। इसका मतलब यह हुआ ना कि भारत में बनकर बिकने वाले हर आर्टिकल पर केंद्र सरकार को भी रेवेन्यू मिलता था और स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता था। आई एम अगेन स्पेसिफाइंग दैट सर्टेन एक्सेप्शंस कैन बी देयर, दैट्स नॉट आवर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एल्कोहल फॉर, ये जो आपके विस्की है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इस पे कभी सेंट्रल एक्साइज नहीं लगी, इस पर स्टेट एक्साइज लगती थी। लेकिन मैं कह रहा हूं यार, हम एक्सेप्शंस की बात क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं पता शराब का ट्रीटमेंट क्या है, और हम नहीं जानते पेट्रोलियम का ट्रीटमेंट क्या है, हवाई जहाज के अंदर जो तेल पड़ता है उसका क्या ट्रीटमेंट है, हम नहीं जानते। आप इंतजार करिए, मॉड्यूल नंबर 1.2 आएगा, ऐसा आपके अंदर भर दूंगा मैं, जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ दिस, ट्रीटमेंट ऑफ दिस, ट्रीटमेंट ऑफ दिस, ट्रीटमेंट ऑफ दिस। फिलहाल फोकस करिए, मेरी बात सुनिए कि पहले कुछ भी बनाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दो, और कुछ भी बेचो तो स्टेट गवर्नमेंट को वैल्यू एडिड टैक्स दो। तो इसका मतलब यह हुआ ना दोस्तों कि पहले जब भी कोई गुड्स बिकते थे तो दोनों को पैसे मिलते थे, केंद्र को भी और राज्य को भी, अलग अलग नाम से मिलते थे। अब अलग अलग नाम से ना मिलकर
अब एक ही नाम से मिलते हैं, जीएसटी। ये जो डुअल जीएसटी मॉडल है ना, उस डुअल जीएसटी का मॉडल सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है। डुअल जीएसटी को डुअल जीएसटी इसलिए नहीं कहते कि साहब एक इंटर स्टेट सप्लाई होती है और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, ये सब फालतू बात नहीं है, वो कभी सुनी हो आपने तो भूल जाइए। डुअल जीएसटी मॉडल का अर्थ है दैट एवरी ट्रांजैक्शंस दैट विल अट्रैक्ट जीएसटी विल गिव रेवेन्यू टू द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड डुअल जीएसटी मॉडल। सर हमने तो सुना है कि जब दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो आईजीएसटी लगता है, तो दो जीएसटी कहां लगे? कैसी बातें कर रहे हो आप मासूम। पहली बात तो मुझे पता नहीं कि दूसरे राज्य में माल बिकता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। हम इतने एडवांस लोग अभी है नहीं, हमें ये पता नहीं। मैं कुछ और समझा रहा हूं कि डुअल जीएसटी में कंफ्यूजन मत करना आप। 2-4 महीने बाद तुम्हारे सिग्नेचर चला करेंगे बाजार में। तुम स्मार्ट लोग हो, फाइनल हो, प्रोफेशनल लोग हो तुम। डुअल जीएसटी का मतलब ये नहीं है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दो जीएसटी होते हैं। डुअल जीएसटी का मतलब ये नहीं है कि इंटर स्टेट सप्लाई होती है और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। डुअल जीएसटी मॉडल का असली मतलब ये है ईच ट्रांजैक्शन attracting GST will accrue revenue to central as well as state government. सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कोई भी कॉन्सेप्ट लंबा नहीं, आप बेफिक्र रहिए, बट लिखना आप ही को पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है। ईच ट्रांजेक्शन अट्रैक्टिंग जीएसटी विल अक्रू रेवेन्यू टू बोथ द सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, करेक्ट हो गई जी बात। व्हेन अ ट्रांजेक्शन is इंट्रा-स्टेट सप्लाई, अभी तो आप कह रहे थे इंट्रा और इंटर से मतलब नहीं, अरे भाई मतलब थोड़ी है, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं। मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि हर ट्रांजैक्शन पे सरकार दोनों को रेवेन्यू मिलता है, केंद्र को भी और राज्य को भी। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज इंट्रा-स्टेट, जीएसटी components applicable are CGST and स्टेट जीएसटी। अभी भूल जाइए यूटी जीएसटी कुछ होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, यानी एक राज्य के अंदर अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो उस पर दो जीएसटी लगते हैं, तो डुअल जीएसटी हो गया। एक पैसा केंद्र को मिल गया और एक पैसा राज्य को मिल गया, राइट। Here both central and state government received revenue। यहां पर दोनों ही, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों को रेवेन्यू प्राप्त हो गया। कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं, कोई इसमें कहने की बात ही नहीं, बड़ा सिंपल है मसला, नो टेंशन एट ऑल। लेकिन अगर व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट, अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होती है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य में माल बिकता है या दूसरे राज्य में सर्विसेज बिकती हैं, तो फिर क्या होगा? जीएसटी कॉम्पोनेंट अप्लीकेबल, जीएसटी कॉम्पोनेंट अप्लीकेबल इज आईजीएसटी। अब आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। मैं मानता हूं आप, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आप मुझे क्लास का धर्म निभाने दीजिए और अपनी मेमोरी को शार्प करिए, अच्छे से रिवाइज करिए ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको आता भी है तो। एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट जीएसटी का कंपोनेंट कौन सा है? आईजीएसटी, विच इज
collected by central government, collected by central government, but later on shared with the, but later on shared with the state government as well. क्या मतलब हुआ इसका? आईजीएसटी आप जानते हैं भले ही केंद्र सरकार के हाथों में जाता है, लेकिन उसका आधा हिस्सा, फिलहाल आप आधा पढ़ लीजिए, लेकिन आपको फिलहाल लिखना नहीं है एग्जाम में कि आधा हिस्सा आईजीएसटी जो है केंद्र सरकार शेयर कर देती है राज्य सरकार के साथ। एक सवाल और उठता है मन में कि ये कौन सी राज्य सरकार के साथ शेयर करेगी? आप जब ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त कुछ बालक लाइव देख रहे हैं, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वो मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मैं पढ़ लूंगा। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो क्लास की वीडियो को पॉज करके पूछें अपने आप से कि अगर कोई चीज दूसरे राज्य में बिक रही है और उस पर आईजीएसटी लग रहा है और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बांटती है, शेयर करती है राज्य सरकार के साथ, तो कौन सी राज्य सरकार के साथ शेयर करती है? जहां का सेलर है या जहां का बायर है? मतलब जहां का सेलर है वहां का, या जहां रिसीव हो रही है चीज वहां का? मतलब कि सप्लायर स्टेट गवर्नमेंट के साथ या रिसीवर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कंज्यूमर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कौन सी राज्य सरकार के साथ बांटा जाता है? मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे जो लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं। एक बालक बता रहा है डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट से। यस, करेक्ट। अब ये छोटी सी बात दोस्तों अगर कहानी बन के तुम्हारे पेपर में पूछ ली जाए और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में वो आ जाए, बच्चे बैठकर कांपेंगे, पता नहीं क्या हो गया इसमें। कभी कभी सेल्फ डाउट होने लगता है, पढ़ा तो था हमने, याद नहीं आ रहा। अरे यार पक्का याद रखो ना, यदि आईजीएसटी लगा है तो वो बटेगा, राज्य सरकार के साथ बटेगा, लेकिन उस राज्य सरकार के साथ बटेगा जहां का प्लेस ऑफ सप्लाई है, जहां का सप्लायर है वहां का नहीं। ठीक है, लिखें आप, लिखेंगे आईजीएसटी इज शेयर्ड विद दैट स्टेट गवर्नमेंट, IGST is shared with that state government which belongs to place of supply. Which belongs to place of supply and not location of supplier. अब आपको लगेगा ये तो अन्याय है, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। सप्लायर जिस राज्य का है, सपोज करिए दिल्ली से माल उत्तर प्रदेश भेजा गया, तो माल सप्लायर तो दिल्ली का है, व्यापारी तो दिल्ली का है, तो दिल्ली के राज्य सरकार के साथ शेयरिंग होनी चाहिए। अरे फैक्ट्री दिल्ली की है, दुकानदार दिल्ली का है, व्यापारी दिल्ली का है, कस्टमर उत्तर प्रदेश का है, तो क्या हुआ? हम कह रहे हैं यार कुछ नहीं हुआ, दिल्ली सरकार को इस जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है जो कंज्यूमर स्टेट है वहां के आदमी ने पैसे खर्च करके माल खरीदा है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश है ना, कंजम्पशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, तो कौन सी राज्य सरकार को हिस्सा मिलेगा? उत्तर प्रदेश को। यह है खास बात। तो आपको मैंने ये साबित करा दोस्तों कि चाहे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको ये साबित करा कि चाहे क्या हो बताइए, इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी लगे चाहे आईजीएसटी लगे, किसी भी हाल में हमको ये मान लेना होगा कि जीएसटी दो सरकारों के पास ही जाता है। इसलिए इसे क्या कहा करते हैं? डुअल जीएसटी। As each transaction is building, as each transaction is building revenue
for two government is building revenue for two government, comma, this is a clear case of dual GST. This is a clear case of dual GST. क्लियर हो गई जी बात? दिस इज द क्लियर केस ऑफ डुअल जीएसटी. जो लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं वो टाइप कर सकते हैं यस. उनको एक चीज समझ आ गई. आपके इंस्टीट्यूट के पहले चैप्टर में जिसका नाम है 1.1 इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आप पन्ने पलट के देख लीजिए. 1 2 3 4 5 पेज का चैप्टर है केवल, और इन 5 पेज के चैप्टर में केवल 4 चीजें हैं. पहला है डुअल जीएसटी, दूसरा है यूटी जीएसटी, तीसरा है जीएसटी काउंसिल, चौथा है टैक्सेबल इवेंट. 4 ही चीजें, 5 नहीं, 4 ही चीजें केवल. 5 पन्नों में 4 चीजें समाई हुई. और ये 4 चीजों तक हो सकता है आपको फील ना आए, लेकिन हमें फील नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए. वो आपके आ जाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए. क्लियर? सब लोग टाइप करेंगे यस. यहां तक हमें समझ आ गया. अब हम पढ़ेंगे यूटी जीएसटी. ठीक है, डुअल जीएसटी मॉडल हो गया. वेरी गुड. अब हम पढ़ेंगे यूटी जीएसटी. दोस्तों क्या है कि हमारे देश में कुल मिलाकर अगर आप काउंट करेंगे तो 28 राज्य हैं. आज जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ये थोड़ी सी इंडियन पॉलिटी आपको याद करनी पड़ेगी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये ऐसा ही है. भारत सरकार को आप जानते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. जब बजट पेश होता है तो उसे यूनियन बजट भी कहते हैं, है ना? तो भारत एक गणराज्य है, डेमोक्रेसी है, लेकिन एक यूनियन है. किसकी? अलग अलग राज्यों की. हर राज्य सरकार को अपनी अपनी ऑटोनोमी भी है, हर राज्य सरकार के पास अपनी अपनी आजादी भी है. लेकिन पूरे भारत में जो 28 राज्य हैं दोस्तों, उन राज्यों के अलावा हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. यूनियन टेरिटरीज का वो मतलब है कि उन इलाकों पर सीधे केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव शासन करता है. 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम मेरे पास इस वक्त प्रिंट आउट में लिखे हुए हैं. अभी मैं पढ़ के सुना दूंगा, वो मैटर नहीं है. 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम क्या है वो जीके का विषय है. मैं जीएसटी के लिए आपको समझा रहा हूं कि यूटी जीएसटी क्या होता है. प्लीज समझिए कि एक बार 28 राज्यों के हिसाब से जरा सोचिए. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश उन 28 राज्यों में एक है. अब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर ही सप्लाई होती है, उत्तर प्रदेश एक इंडिपेंडेंट राज्य है, कंप्लीट राज्य है. उत्तर प्रदेश का ही सेलर, उत्तर प्रदेश का ही बायर, उत्तर प्रदेश का ही प्लेस ऑफ सप्लाई, सब कुछ उत्तर प्रदेश का ही है. तो मुझे बताइए क्या कौन सा जीएसटी लगेगा? आप सब जानते हैं सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. याद है ना? कोई सोचने की बात ही नहीं है. सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. लेकिन जरा सोचिए कि अगर सब कुछ उत्तर प्रदेश में है और सी और एस आपने लगा दिया तो यहां तो समझ आता है. लेकिन हमारे देश में एक इलाका है लक्षद्वीप, हमारे देश में एक इलाका है दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, हमारे देश में एक इलाका है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, हमारे देश में एक इलाका है लद्दाख, हमारे देश में एक इलाका है चंडीगढ़. अब आप सोचिए, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख. मैं आपको बताता हूं दोनों में क्या फर्क है. ये जो मैंने 5 नाम लिए ना, आप जरा पता करिए, यहां मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते. लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है. जम्मू कश्मीर हैज चीफ मिनिस्टर, दिल्ली हैज चीफ मिनिस्टर, पुडुचेरी हैज चीफ मिनिस्टर, all other 28 states have chief ministers, but
Lakshadweep, Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli, Andaman Nicobar Island, Ladakh and Chandigarh do not have chief ministers. तो जब वहां राज्य सरकार ही नहीं है तो वहां C+S कैसे होगा? इमेजिन करिए कि अंडमान निकोबार का कस्टमर है, अंडमान निकोबार का सेलर है, अंडमान निकोबार का ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, अंडमान में ही ट्रांजैक्शन शुरू हुई, अंडमान में ही ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। अब जीएसटी कैसे लगेगा? ये तो इंट्रास्टेट हुआ ना, सब कुछ अंडमान में है तो C+S लगना चाहिए। अरे यार एस कैसे लगा दोगे जब वहां SG है ही नहीं? तो कोई बात नहीं, जहां राज्य सरकार नहीं वहां उसकी रेप्लिका है, जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं वहां उसकी जगह कोई और है। वहां पर कौन है? यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों ये सही शब्द है, एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे देश के अंदर ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वो ऐसी हैं जहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता, जहां पर राज्य सरकार नहीं होती, वहां पर नई दिल्ली से एक बंदा अपॉइंट होता है, उसको बोलते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी का प्रशासनिक अधिकारी, वो संभालता है उस जगह को। तो अगर कोई सप्लाई वहां कर इंट्रा स्टेट है तो उसे क्या बोलेंगे? C+S ना करके उसके लिए एक अलग जीएसटी बनाया गया है, CGST प्लस UTGST। समझ गए आप? और जो 3 यूनियन टेरिटरी और हैं, कौन कौन सी? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं विद लेजिस्लेचर। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और ये सब लिखते हैं। कितनी सिंपल चीज है, बहुत अच्छा लगा, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स में वो उसको सोमवार को वो एक आता है साथ में टेबलॉइड, ईटी वेल्थ करके, उस पे आखिरी पन्ने पे बताते हैं बैक टू बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, बीटा क्या होता है, ROI क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो उस अखबार में लिखा रहता है, उस पे लिखा होता है बैक टू बेसिक्स। मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, कभी आप समझे इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे पैसे नहीं दिए, वो टाइटल मुझे बहुत पसंद आया, बैक टू बेसिक। ये सब बैक टू बेसिक्स ही है दोस्तों। चलिए खैर लिखिए, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो जो 28 स्टेट्स हैं उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज, out of 8 union territories, comma, 5 do not have legislature. legislature मतलब विधानसभा, मतलब अपना मुख्यमंत्री जहां पर अपॉइंट होता है ना, विधानसभा, legislative assembly. 5 do not have legislature. And so they do not have chief minister. Chief minister like state governments have. समझे आप? हमारे देश में जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, दे डू नॉट हैव लेजिस्लेचर, दे डू नॉट हैव विधानसभा, सो दे डू नॉट ऑल्सो हैव चीफ मिनिस्टर, दे डोंट हैव चीफ मिनिस्टर लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स हैव। आप जानते हैं कि राज्य सरकारों के पास होता है। करेक्ट, क्लियर हो गई बात। remaining three union territory have proper legislature, and chief minister as any other state government.
as any other state government, right? So all state government all state governments and these three UTs have SGST, but those 5 UTs which do not have legislature do not have legislature impose UTGST instead of SGST. करेक्ट हो गई बात? सारी राज्य सरकारें और वो 3 यूनियन टेरिटरी जहां मुख्यमंत्री होता है वो लोग तो SGST यूज करते हैं, लेकिन 5 यूनियन टेरिटरी जहां पर मुख्यमंत्री साहब नहीं होते या साहिबा नहीं होती वो लोग SGST यूज कर नहीं सकते, तो उन्होंने अपना अलग बना रखा है UTGST। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ UT विद लेजिस्लेचर, लिस्ट ऑफ UT विद लेजिस्लेचर। कौन कौन सी लिस्ट है आप जानते हैं? दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री है। दूसरा पुदुचेरी, इसको पहले पौंडचेरी बोलते थे। और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। राइट, क्लियर? अब हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ UT विदाउट लेजिस्लेचर। लिस्ट ऑफ UT विदाउट लेजिस्लेचर, वो यूनियन टेरिटरी जहां पर सरकार नहीं है, जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है। पहला लक्षद्वीप, ये बड़ा फेमस हुआ था वो मॉरिशस के साथ जब थोड़ी खिटपिट हो गई थी हमारी। ठीक है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। असल में क्या था कि ये अलग अलग थी पहले यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव का अलग एडमिनिस्ट्रेशन था, दादरा नगर हवेली का अलग एडमिनिस्ट्रेशन था। वो सरकार ने दोनों को मर्ज कर दिया तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन बन गए। ठीक है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड, वो आपने सुना होगा कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को यहां जेल हुई थी, काला पानी की सजा, वो यहां पर होती थी वो वाली जेल है, मतलब अभी भी म्यूजियम टाइप वो बना हुआ है। फोर्थ कौन सा भूल गए हम? लद्दाख और चंडीगढ़ पांचवा। देखो मैं सच बताऊं, इनकम टैक्स हो या GST, ये कंसेप्चुअल कैलकुलेशन वाले हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट नहीं है। तुम सोचो GST निकालनी तुम्हें आ गई, 2-4 जोड़ घटाने तुमने कर लिए, पता चला वो जिस पे GST लगा दी वो आइटम एग्जेम्प्ट था। सही बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सवाल तो हम करवा देंगे बहुत सारे। हर अगली क्लास में मैं पिछली क्लास के सवाल करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। क्लियर हो गई जी बात? राइट, अब एग्जाम्पल्स में बस 2-3 आपको करवा देता हूं। एग्जाम्पल, फाइंड आउट नेचर ऑफ सप्लाई
and applicable GST. Find out nature of supply and applicable GST. मैं नीचे कुछ उदाहरण आपके लिए लिख रहा हूं, आपको बताना है। देखिए, एक कॉलम में बता रहा हूं कि सप्लायर कहां का है, दूसरा मैं बता रहा हूं प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, सप्लाई की जगह क्या है, यानी कि माल कहां जा रहा है। फिर आपको बताना है नेचर ऑफ सप्लाई, ये इंटर स्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है या फिर इंटर स्टेट है, और अप्लीकेबल जीएसटी। बिल्कुल चिंता ना करें आप इस बात की कि घड़ी में कितने बज रहे हैं। घड़ी में कितने बज रहे हैं अगर आपने ये देखा ना, तो फिर कैलेंडर देखना पड़ेगा आपको, जून और दिसंबर बार बार। मैं आपको वादा कर चुका हूं कि मैं बाल की खाल निकाल निकाल के एक एक लाइन आपको स्टडी मटेरियल की, ये जो इतना मोटा है, कितने पन्ने हैं इसमें, मेरे पास इस समय है 1218 पेज के स्टडी मटेरियल का एक एक शब्द रटवा के भेजूंगा आपको मैं। लेकिन शुरुआत में तो धैर्य रखें, पहले दिन किसी बारे में ना सोचें, पेपर कैसा होगा, क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा, क्या मुझे रिवीजन का समय मिलेगा, कितने महीने लगेंगे ये सब पूरा होने में। तो ऐसे तो कभी आप यात्रा को एंजॉय कर नहीं पाएंगे। किसी पहाड़ पे ट्रैकिंग करने जाएं तो यही सोचते रहे, हाय कितना आ गए आगे, इससे तो नहीं आते, है ना। लेट्स एंजॉय। चलिए, तो सपोज करिए दोस्तों कि दिल्ली का सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, यानी दोनों जगह सेम है। अब दोनों जगह सेम है तो एक बात तो पक्की है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंटर नहीं, इंट्रा। लेकिन अब हम क्या लगाएं, जीएसटी कौन सा, ये तो पता है कि सीजीएसटी लगेगा, प्लस में कौन सा लगाएं, एसजीएसटी के यूटीजीएसटी। देखो, जो दिल्ली है वो कहां पर है, विद लेजिस्लेचर में। दिल्ली में तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री हैं, तो जब दिल्ली में मुख्यमंत्री है तो फिर आप समझ जाओ कि सीजीएसटी के साथ क्या लगेगा, एसजीएसटी। अब सपोज करिए कि ये अंडमान होता, अंडमान का सेलर है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अंडमान का है, तो ये है तो इंट्रास्टेट ही। अब जरा पता लगाइए कि अंडमान में राज्य सरकार है कि नहीं, लिस्ट ऑफ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। अंडमान निकोबार आइलैंड में राज्य सरकार है ही नहीं, तो जब राज्य सरकार नहीं है तो एसजीएसटी तो लग नहीं सकता, सॉरी। तो फिर क्या करेंगे बताइए, सीजीएसटी के साथ साथ यूटीजीएसटी लगेगा। है ये राज्य सरकार का ही छोटा भाई। जैसे राज्य सरकार एसजीएसटी के नाम पर अपना हिस्सा ले लेती, वैसे यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो वहां के लोग होंगे जो सब कुछ मैनेज करते होंगे, वो अपना हिस्सा क्लेम कर लेंगे। करेक्ट हो गई जी बात। अब जरा इसी को दूसरे हिसाब से करते हैं। अब सपोज करिए कि ये दिल्ली होती और ये अंडमान होता। अब एक तरफ तो ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री है, और एक तरफ ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसी यूनियन टेरिटरी है। दोनों यूनियन टेरिटरी, लेकिन यूनियन टेरिटरी दोनों अलग अलग प्रकार की। अब क्या करें, अरे हमें क्या सोचना है, मुख्यमंत्री हो ना हो ऐसी तैसी में जाए। हमें तो पता है कि जब दोनों अलग होते हैं तो आईजीएसटी लगता है, ना एस लगेगा ना यूटी लगेगा, कलेश ही खत्म, बल्ले बल्ले। ये देखो आप, ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई। और जब ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई तो यहां पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। अब ये चक्कर ही खत्म हो गया कि यहां पर एसजीएसटी लगाऊं कि यूटीजीएसटी लगाऊं, क्योंकि एक में मुख्यमंत्री है एक में है नहीं। अजीब हालत है ये तो। हम कह रहे काय की अजीब हालत है। आप ये सोचिए कि जब दो अलग अलग हो गए तो इंटर स्टेट हुआ ना, और इंटर स्टेट में क्या लगता है, आईजीएसटी। ये छोटी छोटी बातें पेपर में मोटे मोटे नंबर हमारे कटवा देती हैं जब हम गलती कर देते हैं। मतलब बताइए, बच्चे ये भूल जाते हैं पेपर में कि वो जो क्रिमेशन है वो
उस पर जीएसटी नहीं लगता, अंतिम संस्कार की फीस पर। यहां पर क्रेमेटोरियम की फीस, फ्यूनरल की फीस माफ है, उस पर जीएसटी है ही नहीं। वो कह रहा अरे याद नहीं रहता। पता कैसे याद नहीं रहता? क्योंकि छोटी चीजों पर आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, कोई लिस्ट कभी पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चंस कभी करते ही नहीं, प्रैक्टिस कभी होती ही नहीं। मान लो आपने 10 क्वेश्चन करे और 10 क्वेश्चन में 10 बार फ्यूनरल 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 आ गया, तो अपने आप रट जाएगा ना भाई कि इस पे जीएसटी नहीं है। तो छोटी छोटी बातें याद रखो। यूनियन टेरिटरी दो प्रकार की, एक विद लेजिस्लेचर, एक विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर वाली है तीन, दिल्ली, पुदुचेरी और वो जम्मू कश्मीर। इन तीनों में मुख्यमंत्री साहब होते हैं, और अगर कभी सीट खाली होती है तो सीट खाली है, उसमें क्या हो गया, मुख्यमंत्री तो है। तो इन तीनों राज्यों में यूटी जीएसटी नहीं लगता। इनमें वैसे ही एसजीएसटी लगता है जैसे बाकी 28 राज्यों में लगता है। लेकिन हमारे देश में 3 यूटी ऐसी हैं जिनमें मुख्यमंत्री या लेजिस्लेचर नहीं है। लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, कानून बनाने वाले लोग। तो जब विधानसभा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो एसजीएसटी कैसे लग जाएगा? तो एसजीएसटी के लगे लगता है यूटी जीएसटी। खत्म हो गई बात, समाप्त। करेक्ट, पक्का, क्लियर। याद दिला दूं कि इस मॉड्यूल में दोस्तों 1.1 में 4 चीजें थी। डुअल जीएसटी हमने कर लिया, यूटी जीएसटी हमने कर लिया। अब फटाफट जीएसटी काउंसिल उड़ा देते हैं। चलो, मैं एक्साइटेड हूं 1.2 को लेके, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं दोस्तों। मैं 1.1 के बिना 1.2 पे नहीं जाना चाहता। 1.1 फिनिश करे बिना मैं 1.2 नहीं समझाना चाहता। ठीक है, बस ये 1.1 पूरा हो जाए, फिर आराम से 1.2 करेंगे। 1.2 में आपको महसूस होगा कि आप फाइनल में हैं। खैर, महसूस करने से कुछ नहीं, चुपचाप हेडिंग डालो तीसरी, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जीएसटी काउंसिल पर 2 मिनट चर्चा करके आप मेरे से सुन लीजिए पहले, फिर लिखेंगे। जीएसटी काउंसिल ये क्या होती है? देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी कानून बनता है ना, पहले मैं सीधा प्रसारण वाले बच्चों से कहूंगा कि आप मुझे ओके टाइप करके बता दीजिए कि पिछला वाला केस आपको समझ आ गया। यूनियन टेरिटरी का सारा माया जाल आपको क्लियरिटी है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी ना। मैं सवाल दूंगा आपको करने के लिए, और आप देख लीजिएगा, आपको करने पड़ेंगे। बस ये यकीन है मुझे कि वो करने के बाद आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। ठीक है, चलो खैर, ओके, ग्रेट। मैं कह रहा था कि हमारे देश में या किसी भी देश में कोई नया कानून बने, मान लो, और उस कानून को हमारे देश की जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वो मना कर दें, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो वो कानून लागू भले ही हो जाए लेकिन सब जगह नहीं हो पाएगा। कोई चीज झगड़ा फगड़ा करके फॉलो करवाने से क्या फायदा है? मान लो कोई कानून हमारे देश में सरकार ने बना दिया, नई दिल्ली में बैठ के संसद में, वहां बंगाल में मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा नहीं ये हमारे यहां लागू नहीं होगा। वो वहां पंजाब में अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे यहां लागू नहीं होगा ये। तो अब प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे देश की सरकार अगर कोई कानून बना रही है तो कंसेंसस नहीं है तो फिर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा? या फिर देश की सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राज्य के ऊपर जबरदस्ती वो कानून थोप दे, वो भी हो सकता है। लेकिन आप एक बात समझिए, मैं मिठास की बात कर रहा हूं, जीएसटी काउंसिल समझा रहा हूं मैं, कभी आप समझें कि हम कहीं और चले गए। मैं आपको जीएसटी काउंसिल समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि मान लो देश की सरकार ने कोई लॉ बनाया और राज्य सरकारों ने में से कुछ राज्य सरकार कह रही भैया तुम बनाओ, तुम फॉलो करो, अपन नहीं करेगा ना। जीएसटी में कभी आपने विरोध होते देखा है? मान लो जीएसटी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ, जीएसटी काउंसिल क्या होता है वो छोड़ो, जीएसटी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ कि अब 40 लाख वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, पहले 20 लाख वालों को कराना होता था। अगर आप सामान बेचते हैं तो पहले आप जानते हैं सब लोग 20 लाख के ऊपर जीएसटी था, अब 40 लाख पे जीएसटी है। तो आपने कभी देखा है सड़कों पर प्रोटेस्ट होते हुए किसी राज्य सरकार के लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, जीएसटी काउंसिल हाय हाय, ये फलाना रूल हाय हाय, काला कानून, अंधा कानून, देश का कानून, फलाना फलाना डैश डैश डैश, जाने क्या बोलते हैं सब लोग। क्यों नहीं होते विरोध?
क्योंकि एक पॉलिसी का बनाने का एक तरीका होता है कि जिससे तुम्हें विरोध हो सकता है ना, उसे मीटिंग में बिठा लो। जिस पे तुम्हें, मेरा ये माउस रखा है मान लो, और मुझे डर है कि मोहन इसे चुरा लेगा, मेरे को डर है कि मेरा माउस मोहन चुरा लेगा, तो मैं मोहन को बुलाऊं और मोहन को ही पकड़ा दूं, मोहन बेटा जरा माउस संभाल के रख ले, कोई ले ना जाए ना, तो तू रख ले संभाल के। अरे जिससे खतरा है ना झगड़े का, उसको मीटिंग में बिठा लो और उससे बोलो आजा जरा चर्चा करते हैं, ये गुड्स की लिमिट रजिस्ट्रेशन की बढ़ा दें क्या? वो कहता हाँ बढ़ा देती हैं, हाँ बढ़ा देती है। व्हाट डज इट मीन? जीएसटी काउंसिल is a group of ministers. You know what? जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं? हर राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो केंद्र सरकार की तरफ से तो बैठते हैं दो चेहरे, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक वो एमओएस वित्त राज्य मंत्री जो भी होंगे इस वक्त। एक मैडम मिनिस्टर है ना निर्मला सीतारमन जी, वो तो वित्त मंत्री हैं। एक उनके डिपार्टमेंट में जूनियर मिनिस्टर भी होते हैं, एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू, हुसएवर इज देयर। और हो सकता है आप लोग जब क्लासेस देखें तो ईश्वर ना करे कुछ परिवर्तन हो जाए, तो वो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर देश का है वो तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक तो वो, और उनके साथ एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये दो लोग तो होते हैं केंद्र सरकार के। बाकी वो जो इतना बड़ा हॉल में लोग बैठे होते हैं चारों तरफ बिस्लेरी की बोतल के पीछे, सबके चेहरों के आगे ऐसे माइक लगाए, वो जो कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हो रही होती है, कभी राजस्थान में और कभी गोवा में और कभी कश्मीर में और कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, उसमें हर राज्य का मिनिस्टर बैठता है। तो जब तू अंदर बैठा था तो बाहर आके झगड़ा कैसे कर लेगा? एक दिन देश की सरकार से पूछा गया, वित्त मंत्री से, कि ये फलाना स्टेट गवर्नमेंट विरोध कर रहा है, जीएसटी में बदलाव हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो वित्त मंत्री का जवाब सुना आपने? वित्त मंत्री कह रही थी अभी तो मीटिंग में साथ बैठे थे, वहां तो कोई कुछ नहीं विरोध किया, बाहर आके पता नहीं इनको क्या हो जाता है। वो तो खैर चलो राजनीति है, लेकिन आप मेरी बात समझिए। जीएसटी काउंसिल इज अ टूल टू हार्मोनाइज रिलेशनशिप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल पता है आपको फैसले नहीं लेता। जीएसटी काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु सिट टुगेदर, हु एनालाइज, who review the market position and they recommend something. जीएसटी काउंसिल कैन ओनली गिव recommendations. कभी भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो आप पढ़िएगा अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, ये नहीं आता जीएसटी काउंसिल ने लिया बड़ा फैसला ना, जीएसटी काउंसिल ने करी एक बड़ी सिफारिश, जीएसटी काउंसिल ने करी एक बड़ी रिकमेंडेशन। जीएसटी काउंसिल कैन ओनली रेकमेंड, जीएसटी काउंसिल कैन ओनली रेकमेंड, जीएसटी काउंसिल कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। समझ गए सर आप? इसलिए मैं जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो बच्चों को कहता हूं, भैया ये बदलाव हुए नहीं है, ये खाली बदलाव करने को बोला गया है, जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि कर दो, सरकार जिस दिन करेगी उस दिन होगा। ऐसा थोड़ी आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई कल से चेंज हो गए। अरे वो आज रिकमेंडेशन आई है, कल वो प्रिंट होगी, पब्लिश होगी, जनरल डोमेन में डाली जाएगी, जाने कहां कहां रिव्यू होगी, बाद में जाके नोटिफाई होती है वो। समझ गए आप? चलिए खैर, जीएसटी काउंसिल से जुड़ी हुई बातें जो ये आपकी किताब में लिखी है, मैं सब कुछ लिखवा देता हूं। चलिए लिखेंगे, जीएसटी काउंसिल is a collective group headed by Union Finance Minister, headed by यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो देश के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनके अध्यक्षता में बनाया गया ये एक ग्रुप है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस in central government and finance minister of each state government
finance ministers of each state government are members of this group. तो आप समझ लीजिए इससे क्या होगा, इससे एक दोस्ती नुमा माहौल पैदा होगा दोस्तों। आप समझिए कितनी सही चीज है। हर राज्य का वित्त मंत्री, केंद्र का मुख्यमंत्री, केंद्र का मेन वाला फाइनेंस मिनिस्टर, एमओएस वाला जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर, सब यहां पर है। किस बात का झगड़ा है? अच्छा सर, मान लो किसी राज्य सरकार के पास फाइनेंस मिनिस्टर इस समय ना हो, कई बार होता है। लिखिए, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट एनी अदर मिनिस्टर to be a part of GST Council, instead of finance minister. किसी राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर का जगह वो किसी और मंत्री को भेजना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और मंत्री को भेज दें, नॉट अ बिग डील, राइट। ये मेन फंक्शन क्या है, क्यों बनाई गई है? मेजर फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल is to recommend changes in GST provisions. जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस को फॉलो करने से मना कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब वहां भी तू और यहां भी तू, तो फिर कौन किसको रिकमेंडेशन देगा और कौन किसकी रिकमेंडेशंस को मना करेगा? हाँ, बट कानून यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। लिखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट is not bound to accept recommendations of जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल बाउंड नहीं है। करेक्ट हो गई बात? अब जो पॉइंट्स हैं वो सब नॉर्मल है। जो काम की बात थी वो आपको ये समझना था कि जीएसटी काउंसिल में सारे जगह के लोग बैठते हैं। दूसरी बात आपको ये इंपॉर्टेंट समझनी थी कि इनका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? हार्मोनाइजेशन। अच्छा, लिखा नहीं अभी, हार्मोनाइजेशन इनका मुख्य नियम है। हार्मोनाइजेशन, केंद्र और राज्य के बीच में मित्रता बनी रहे, ये इनका गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, लिखिए, guiding principle of GST Council is to have harmonization between center and state। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक आम सहमति का स्थिति बना रहे हमेशा, इसलिए यह बनाया गया, राइट। अब बस पॉइंट्स पूरे करने हैं हमें, जो जो रह गए होंगे। बाकी मेन बातें तो आपने जीएसटी काउंसिल की अच्छे से समझ ली। जीएसटी काउंसिल विल इलेक्ट वन ऑफ द मेंबर्स एज वाइस चेयरमैन। मतलब आप सोच लीजिए,
जो जीएसटी काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन हुआ, उसका हेड कौन हुआ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन उसके साथ साथ एक वाइस चेयरमैन भी वो लोग अपॉइंट कर लेंगे आप में से, अपने आप में से। वो जो 28 राज्यों के अलग अलग वित्त मंत्री आए होंगे, हर राज्य से एक मिनिस्टर आया होगा नॉमिनेटेड, तो उनमें से किसी को वो लोग वाइस चेयरमैन भी बना सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के मेजर अच्छा चीजें हो गई। ठीक है, ये 2-3 बातें इसमें और लिखी हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि थोड़ा कंप्लीटनेस हो जाए। पता नहीं होता ना कि किस पॉइंट पर एमसीक्यू बन के आपके सामने आ जाए। चलिए, जीएसटी काउंसिल will give recommendation on following matters। जीएसटी काउंसिल किन मामलों में रिकमेंडेशन देगा उसकी लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है। जीएसटी काउंसिल विल गिव रिकमेंडेशन ऑन फॉलोइंग मैटर्स। पहला है टैक्स रेट्स, कि किस चीज के ऊपर कितना जीएसटी होना चाहिए। दूसरा है एग्जेम्पशन, किसको जीएसटी के अंदर रखना है, किसको माफ कर देना है। तीसरा है थ्रेशोल्ड लिमिट, कितने रुपए के टर्नओवर के बाद जीएसटी लगाया जाए, कितने टर्नओवर से पहले जीएसटी माफ कर दिया जाए। ठीक है। डी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद है, चाहे वो अथॉरिटीज के बीच में हो या अथॉरिटीज और टैक्स पेयर्स के बीच में हो, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और जीएसटी का लॉ, जो जीएसटी का लेजिस्लेशन है, उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है। तो ये अच्छा पॉइंट है, इस पर एमसीक्यू भी बन सकता है, डिटेल्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशन देती है वो हम समझ गए, जीएसटी काउंसिल जीएसटी के बारे में रिकमेंडेशन देती है ये भी हम समझ गए, लेकिन जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंडेशन देती है तो किन मैटर्स पर देती है, तो वो इन मैटर्स पर देती है। अच्छी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्लियर हो गई जी बात, 100% अच्छे से समझ आ गया हमें। अब पता है आपको, ये जो अब हम लिखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जीएसटी काउंसिल के जो अगले बचे हुए 2-4 पॉइंट हैं दोस्तों, उसके ऊपर अच्छा सवाल बन सकता है। पॉइंट्स हैं जैसे कि जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी तो कम से कम कितने लोग आएंगे, कोरम क्या है कि मीटिंग वैलिड हो जाए। जीएसटी काउंसिल में अगर कोई डिसीजन लेना है तो कितने वोट पड़ने चाहिए फेवर में जो फैसला होगा। ये बातें अब हम लिखने जा रहे हैं। लिखिए, quorum in the meetings of GST council shall be half, है ना, shall be half, yes, 1/2 shall be 1/2 of the total members। अब ये बातें अगर एमसीक्यू में आती हैं दोस्तों, तो बच्चे कभी कभी, क्योंकि डिटेल्ड में इतना पढ़ के नहीं जाते, हर किसी को आईटीसी बहुत पसंद है, हर किसी को साहब वो जो वो वाले टॉपिक है, डिमांड रिकवरी, सेक्शन 73, 74, 74 है, वो सब बहुत पसंद है यार। हमेशा कोई उनसे ही पेपर थोड़ी आएगा। डिमांड, पेनल्टी, अपील, एडजुडिकेशन, ऑफेंसेस, पेनल्टी, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, कंपाउंडिंग, ये नन्हे टॉपिक्स हैं, लोग उस पर ज्यादा फोकस करे बैठे रहते हैं और ये बारीक चीजें भूल जाते हैं। आधे लोग आएंगे तब जाकर के कोई मीटिंग पहली बात तो स्टार्ट होगी। ठीक है जी। डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? डिसीजंस शैल बी टेकन with 3/4 वेटेड मेजोरिटी। वेटेड मेजोरिटी क्या होती है मैं बता रहा हूं भी। वेटेड मेजोरिटी, वेटेड मेजोरिटी असल में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के मंत्री भी बैठते हैं और राज्य सरकार के मंत्री भी बैठते हैं, आप जानते हैं। तो जो केंद्र सरकार के मंत्री बैठते हैं उनका वेटेज ऑफ वोट ज्यादा होती है
ऐसा नहीं होता कि केंद्र सरकार में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बटन दबाया यस का तो 1 वोट काउंट हुआ, नहीं। हमारे पास रेशो है। जैसे ही केंद्र सरकार किसी बात पर हां कहेगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, तो ये मान लिया जाएगा कि 1/3 वोट हो गए इन फेवर में। जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर केंद्र सरकार के वोट का जो वेटेज है वो 1 नहीं है, 1/3 है। ठीक है, चलिए लिखें। वेटेज ऑफ वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट जीएसटी काउंसिल is 1/3 of the total votes. 1/3 मतलब 33.33% मान लो। तो अगर किसी चीज पर यस करवाना है और केंद्र सरकार के मंत्री ने यस कर दिया, तो यूं समझ लो कि 33.33% तो यस हो गया। वाह, बल्ले बल्ले, अब तो बचे हुए वोट चाहिए। अच्छा, केंद्र सरकार के बाद जो राज्य सरकारें हैं उनके वोट की वेटेज क्या है? वेटेज ऑफ वोट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ब्रैकेट में लिखिए ऑल टेकन टुगेदर, सारे राज्य मिलाकर। वेटेज ऑफ वोट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑल टेकन टुगेदर शैल बी 2/3 ऑफ टोटल वोट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कम है, ये भी अपने आप में अच्छा वोट है, लेकिन ये बात सोचो ना कि राज्य सरकारों में हमेशा कुछ राज्य रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट कर रही होगी, कुछ राज्य सरकारों में सेम पार्टी की सरकार होगी जिसमें केंद्र सरकार की है, तो वो जल्दी से वोट पास हो जाता है। एनीवेज, ये क्लैरिटी आई आपको? जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब फैसले लिए जाएंगे तो वो 3/4 मेजोरिटी से लिए जाएंगे। 3/4 मेजोरिटी आप जानते हैं 75%। 75% में से 33.33% तो स्टेट गवर्नमेंट का ही है। बचे हुए परसेंटेज वोट है राज्य सरकारों का। सारी राज्य सरकार का मिला के 66.67 है, उसमें से थोड़ा भी मिल जाए तो हम 75 कर लेंगे। चलो खैर, ये वोट वेटेज हो गई, डिसीजन हो गई, कोरम हो गया, किन मामलों पर रिकमेंडेशन देंगी वो हो गई, हार्मोनाइजेशन हो गया, है ना? क्लियर जी, बात पक्का सब कुछ यहां तक तो समझ आ गया? हाँ, ये और यार लिख लो कि कौन से संविधान के कौन सी धारा में लिखा है कि जीएसटी काउंसिल बन सकती है और ये किस दिन बनी थी। ठीक है, लिखो। जीएसटी काउंसिल वॉज established by President of India. GST Council was established by President of India. GST Council was established by President of India on 15 सितंबर 2016। ठीक है। दूसरी बात, GST Council was established as per Article 279A है ना? हाँ, Article 279A of Constitution of India। ये इसलिए जरूरी है कि आपको थोड़ा याद रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। हालांकि वो ए है तो ऐड हुआ था बाद में। ए मतलब जैसे अल्फाबेट ए या अल्फाबेट बी है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल नहीं है ना, बाद में इंसर्ट हुआ। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति को यह हक है कि वो ऐसी काउंसिल का निर्माण कर सके। तो उन्होंने ऐसी काउंसिल का निर्माण कर दिया 15 सितंबर 2016 को। करेक्ट। ये आर्टिकल कब ऐड करा गया? ये 101वां अमेंडमेंट, वो तो चलो अलग टॉपिक, कभी मिसलेनियस में देखेंगे। फिलहाल हमें ये समझ आ गई बात कि ये सारा का सारा जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन हमको याद करना है। इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। क्या क्वेश्चन पेपर में आए हैं आज तक, क्या आगे आ सकते हैं, हम सब करेंगे। बट फिलहाल
मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा रहा था। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये इंडेक्स था। हम डुअल जीएसटी कर चुके, यूटी जीएसटी कर चुके, जीएसटी काउंसिल कर चुके। अब हम अगली मुलाकात में करेंगे ये टैक्सेबल इवेंट। अगली मुलाकात में हम टैक्सेबल इवेंट करेंगे और आप सबको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी नोटबुक अच्छे से मेंटेन करनी है। आज तो मैंने आपको कहा ही था कि हो सकता है आपको ये फील आए कि ये तो सब आपको पहले से आता था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से आता था तो भी अच्छी बात है। बार बार करिए, कई बार करिए। अगली मुलाकात में हम बहुत गंभीर चीज पढ़ेंगे, टैक्सेबल इवेंट। और आप जानते हैं कि टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है सेक्शन 7, और सेक्शन 7 के अंदर आप जानते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1A है, 2 है, 3 है। उसके अंदर शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है। उसके अंदर बताया जाता है कि जीएसटी किस किस पर लगता है और किस किस पर नहीं लगता। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली क्लास में हम इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस सबके साथ मिलकर ये सीखेंगे कि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, जीएसटी किस पर लगता है और किस पर नहीं लगता। फिलहाल मेरी आप सबसे प्रार्थना कि जो आज हमने पढ़ लिया घर पर जरूर आज ही रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। आने वाले दिनों में हम बेहतरीन पढ़ाई करेंगे। बस अपना जोश जैसा आपने पहले दिन दिखाया हमेशा वैसे ही दिखाते रहिएगा। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।